शकुंतला अपने बेटे रोहित के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन उसे ढंग की लड़की मिल ही नहीं पा रही थी। एक रोज शकुंतला मंदिर जाती है, जहाँ मंदिर के बाहर एक लड़की उसे फूल माला बेचती हुई दिखाई देती है। अरे भाई साहब, 2 रुपए बचते नहीं हैं कि आप लोग उसमें से भी 5 रुपए कम देते हैं। भगवान के द्वारे आए हैं तो उनके लिए 10 खर्चने तो पड़ेंगे ही ना। विमला, तुझे ये लड़की कैसी लग रही है? अच्छी है, फूल माला बेचती है और काम भी सही सही कर लेती है। क्यों, तुझे इसे अपने घर में नौकरानी का काम करने के लिए रखना है क्या? अरे नहीं नहीं, बहू के रूप में कैसी लगेगी ये? अच्छा मजाक कर लेती है। चल अभी पूजा कर लेते हैं, वरना घर जाते जाते लेट हो जाएंगे। मैंने तुझसे जितना पूछा है उसका जवाब दे। ये लड़की मेरी बहू के रूप में कैसी लगेगी? तू कहाँ और ये फूल माला बेचने वाली कहाँ? कहाँ तेरी हवेली जैसा महल, कहाँ इसकी टूटी फूटी झोपड़ी? तुझसे मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि ये मेरे बेटे के लिए कैसी रहेगी, मेरी बहू बनकर कैसी लगेगी। ये नहीं पूछा कि ये कितनी गरीब है, इसके पास क्या है क्या नहीं। शकुंतला विमला को यह कह ही रही होती है कि तभी मंदिर का पुजारी वहाँ आ जाता है और शकुंतला पुजारी जी को प्रणाम करने के बाद पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी प्रणाम। ये फूल बेचने वाली लड़की कहाँ रहती है? इसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी है आपको? दरअसल मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मालकिन, आप भी कैसी बात कर रही हो? कहाँ आप हवेली की महारानी और कहाँ वो टूटी फूटी झोपड़ियों में लोगों के घर की नौकरानी। पुजारी जी, आप भी सीधी बात नहीं कर सकते क्या? इसके माँ बाप से बात कीजिए। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इस लड़की के मुख का तेज देखिए। ये लड़की बहुत ही मेहनती और संस्कारी और गुणी है। मैं कल इसके माता पिता से बात करता हूँ। शकुंतला की बातें सुनकर विमला पूरी तरह से हैरान रह जाती है। विमला शकुंतला को कई बार रोकती है कि वो ये क्या करने जा रही है, लेकिन शकुंतला को उस फूलमाला बेचने वाली में अपनी बहू नजर आती है और कुछ दिनों के बाद ही शकुंतला उस गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। ये तेरा कमरा है। तुझे किसी चीज की दिक्कत हो तो घर में नौकर चाकर है, उन्हें कह देना। लेकिन माँ जी, नौकर चाकर को क्यों कहना? मैं रसोई घर में नहीं जा सकती क्या? बिल्कुल भी नहीं। तेरी जगह यहीं तक है। तेरे हाथों से पानी पीकर मुझे मोक्ष भी ना मिले। और तू कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी मैंने इसलिए की है ताकि मेरी इज्जत गांव में बनी रहे। अगले इलेक्शन में मुझे मुखिया का पद मिले, बस इतनी सी बात। और ना तू मेरी बहू ना मैं तेरी सास। माँ जी, ये तो गलत है। आप मेरा इस्तेमाल करके गांव के भोले भाले लोगों का फायदा उठा रही हैं। शकुंतला ने फूलमाला बेचने वाली को अपने घर की बहू इसलिए बनाया था ताकि उसका गांव में नाम और बढ़ जाए, लोग उसे इज्जत दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। भले ही घर में शकुंतला अपनी बहू को इज्जत नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी, उसे सोने तक नहीं देती थी, लेकिन बाहर के लोग यही समझ रहे थे कि शकुंतला ने गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ शकुंतला का बेटा रोहित और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। माँ, आप चाहती हो कि इस गांव के लोग आपको इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपने एक गांव की लड़की को अपने घर में बंद कर रखा है। उसका क्या माँ? उसका कुछ भी नहीं। वह कमरे में पड़ी पड़ी मर जाएगी तो उसे फिकवा देंगे, और क्या। अगर तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है तो मुझे बता सकता है। माँ, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने आपको मना किया था कि उस लड़की से शादी मत करो मेरी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं समझी थी। माँ, आप जो भी कर रही हो ना, वो बहुत गलत है। अपनी माँ के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा मौत भी हो सकती है। तुझे पता ही होगा बेटा, पॉलिटिक्स में अपना खून भी अपना नहीं होता। ऐसे ही समय बीत रहा था। चंदा पहले तो बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक अमीर घर में हो रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी सास बस उसका इस्तेमाल करने के लिए उसे यहाँ लेकर आई है, तो उसे बहुत दुख होता है और चंदा एक गंदे से कमरे में बैठकर रो रही होती है। अरे शकुंतला, तेरी बहू कहाँ है? मुझे पता है तूने उस गरीब लड़की को ही अपने घर की बहू बनाया है। देख, जो भी तू कर रही है ना, वो सही नहीं है, उसे जाने दे। जो तू चाय पी रही है, हो सकता है उसमें जहर हो। अगर तू चाहती है कि तू 2-4 साल और जिए तो अपना मुंह बंद रख। मैंने तो अपना मुंह बंदी कर रखा है, लेकिन मुझे तो ये बता, उस लड़की की गलती क्या है? उसकी गलती ये हो सकती है कि वो एक फूल माला बेचने वाली गरीब लड़की है, जिसकी मैंने अपने बेटे से शादी सिर्फ इसलिए करवाई ताकि गांव में मेरा रुतबा बना रहे। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। दिन पे दिन चंदा कमजोर होती चली जा रही थी और एक रोज चंदा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है।
हालांकि डॉक्टर बताते हैं कि चंदा को बहुत कमजोरी है, खाना पीना ना मिलने की वजह से वे बेहोश हो गई थी। माँ बस बहुत हुआ, मैं इसे इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, इसकी जो जगह है ये वहीं रहेगी। बेशक तू इसे कुछ लाकर खाने के लिए दे सकता है। माँ जी, मेरी क्या गलती है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतने दिनों से एक कमरे में बंद रखा है? शादी के बाद तो मैंने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। सुबह कब होती है, रात कब होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। माँ जी, रोने धोने का नाटक बंद कर और जाकर कमरे में बैठ जा। शकुंतला लालच में बहुत अंधी हो गई थी। वह अपने परिवार को बर्बाद कर रही थी और अपने बेटे की बात शकुंतला मानती ही नहीं है। पति की वह वैल्यू नहीं करती थी और पड़ोसन बेचारी तो उसके दिए हुए टुकड़ों पर पल रही थी। एक रोज रोहित देर शाम चंदा के कमरे में जाता है। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? देखो चंदा, तुम यहाँ से चली जाओ, और जब तक ये बात माँ को पता चलेगी कि तुम यहाँ से भाग गई, और हो सकता है उसके बाद वो मेरी जान ले ले, लेकिन तब तक तुम आजाद हो चुकी होगी। चली जाओ चंदा, चली जाओ, आजाद हो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं किसी के जान जाने की वजह नहीं बन सकती। मेरी पूरी जिंदगी तो खराब हो चुकी है। अब मैं घर लौट कर गई तो मेरे माँ बाप भी मुझे इस हाल में देखकर मर जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ पड़ी पड़ी मर जाऊं। रोहित चंदा का यह प्यार देखकर मन में सोचता है, बेशक भगवान ने गरीबों को पैसा नहीं दिया, लेकिन बहुत बड़ा दिल दिया है। मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा, ये सब चंदा को देख के साफ साफ पता चलता है। इतना सोचने के बाद रोहित कमरा बंद करके वहाँ से निकल जाता है। अब अगली सुबह शकुंतला अपने दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठी होती है और गांव के लोग उसके आगे जमा होते हैं। तभी रोहित चंदा का हाथ पकड़े सभी लोगों के बीच में आ जाता है। अरे रोहित, कहाँ लेकर जा रहा है तू चंदा को, और यहाँ क्यों लेकर आया है तू इसे? बहू को, वो भी भरी पंचायत में। विमला काकी, आप रुक जाइए, आप कुछ मत बोलिए। आज मैं सबको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहूंगा। तो भाइयों और बहनों, आप सब जानते होंगे कि मेरी शादी मंदिर में एक फूल बेचने वाली से मेरी माँ ने करवाई थी, लेकिन शादी के बाद मेरी माँ ने अपनी बहू को स्वीकार ही नहीं किया। ये क्या तमाशा है? बहू को अंदर लेकर जा रोहित। आप सभी के सामने जो औरत बैठी है ना, वो देवी नहीं है, वो एक शैतान है, शैतान। मैं तो कहता हूँ शैतान नहीं, डायन है, डायन। डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन मेरी माँ ये सत्ता के लिए, पैसों के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपने सगी औलाद को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। इन्होंने चंदा को अपने घर की बहू क्यों बनाया? क्या ये आप लोग से बहुत प्यार करती है? इनको गरीब बहुत पसंद है? नहीं, ये सब गलत है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कि कितना गरीबों से प्यार करती है। रोहित ने अपनी माँ के सताए गए हर एक पल का वीडियो बना लिया था। उसने चंदा के कमरे में चुपके से एक कैमरा लगा दिया था जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी थी। शकुंतला कैसे चंदा को खाना फेंक कर देती है, उसे बाल पकड़कर मारा करती थी, कैसे उसके ऊपर पानी डालती थी और उसे कमरे में बंद किया करती थी। ये सब देखकर गांव वाले आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत ही पुलिस को बुलाकर शकुंतला को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ ने सही किया या गलत, लेकिन मैं बस एक बात जानता हूँ कि मुझे एक लड़की की जान बचानी थी, जो मैंने बचा ली। और कहते हैं ना, माँ बाप के पापों का प्रायश्चित उनके बच्चे करते हैं, तो मैं करूँगा चंदा का पूरी जिंदगी साथ देकर। अपने माँ के किए हुए कर्मों को मैं काटने की कोशिश करूँगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि तेरा बेटा तेरे नक्शे कदम पे चलने लगा है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देते। इस तरह एक हिटलर का अंत उसका बेटा ही करता है, जो कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हालांकि कोर्ट उसे कई सालों की सजा सुनाती है और गांव में रोहित को उसकी मां की उपाधि दी जाती है। उसके बाद उस गांव में फिर कभी लोगों को सताया नहीं जाता। सोना अपने कमरे में बैठी फोन में इंस्टाग्राम रील्स देख रही होती है। तभी रील्स के बीच में एक उर्फी जावेद की रील भी आ जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बाप रे, ये लड़की क्या पहनकर घूम रही है? इसमें तो कपड़ा ही नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बाल से उसने खुद को ढका हुआ है। सोना ये देख ही रही थी, तभी उसकी माँ कोमल वहाँ आती है और उससे कहती है, अरे ये तू फोन में ही लगी रहती है, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ मैं। अरे माँ, मैं उर्फी जावेद की वीडियो देख रही थी, देखो कितने अच्छे कपड़े हैं इसके। हाय राम, ये क्या पहन लिया इसने, कोई इसे कुछ कहता नहीं है। अरे माँ वो सब छोड़ो, इसके फॉलोवर्स कितने ज्यादा हैं। मुझे भी ऐसे ही अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है। अरे ओ माता, ये सब बाद में करते रहना, पहले मेरी बात ध्यान से सुन। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो ठीक से संस्कारी कपड़े में आना। लड़की की माँ को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी बहू सूट सलवार भी पहने। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे भी शादी नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बताया था ना। फिर भी
मैं कुछ नहीं जानती। कल तुझे वो देखने के लिए आ रहे हैं और तेरी शादी भी उसी लड़के से होगी, समझी? अच्छा, संस्कारी कपड़े पहनने हैं, ठीक है, आपको तो मैं कल बताती हूँ। कोमल इतना कहकर बाहर चली जाती है और अब अगली सुबह सोना के घर पर मोहन और गोमती आते हैं रिश्ते की बात करने, और कोमल सोना को आवाज देकर बुलाती है। सोना, ओ सोना बेटी, जल्दी बाहर आ जा, मेहमान आ गए हैं, चाय और नाश्ता ले आ। कोमल की आवाज सुनकर सोना बाहर आती है। उसके हाथ में एक नाश्ते की ट्रे थी, साथ ही उसने टॉप की जगह ऊपर भी एक पैंट पहनी हुई थी और नीचे भी। ये देखकर गोमती कहती है, राम राम, अरे लड़की ये क्या पहन कर आ गई तू? सोना, ये क्या हरकत है? मैंने कहा था साड़ी पहनकर आना, लेकिन तू ये अजीब से कपड़े क्यों पहन आई? अरे देखो तो, इसका न ऊपर का पता चल रहा है और ना ही नीचे का। अरे आंटी जी, ये आजकल का फैशन है, बस फर्क ये है कि मैंने नीचे का ऊपर ही पहन लिया है। क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल उर्फी जावेद की तरह औसम हो, कितनी फैशनेबल भी हो। मुझे तुम्हारा ये लुक बहुत पसंद आया। अरे क्या पसंद आया तुझे इस लड़की में? ये निहायत ही बिगड़ी हुई लग रही है। भला ऐसे कपड़े कौन अपने रिश्ते के समय पहन कर आता है? देखिए आंटी जी, आप मुझे कुछ भी कहें, पर आप मेरे कपड़ों के बारे में कुछ मत कहना, समझी आप? मैं एक बदतमीज और बेशर्म लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे माँ, कितने तो अच्छे हैं इनके कपड़े, मुझे तो बहुत पसंद आई हैं ये। थैंक यू, आप मुझे अपनी माँ से ज्यादा समझदार लग रहे हैं। बंद करो ये सब, चल मोहन घर। अरे माँ रुको तो, बात तो करने दो। मोहन की बात को काटते हुए गोमती उसे वहाँ से गुस्से में ले जाती है, और वहीं दूसरी ओर सोना की ये हरकत देखकर उसकी माँ कोमल उससे कहती है, अरे ओ बेशरम, तूने तो आज मेरी नाक ही कटवा दी। ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई तू? अरे माँ, आपको मैंने पहले ही कहा था और कल भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर भी आप नहीं मानी और इन्हें घर बुला लिया, तो मुझे ये करना ही पड़ा। और जब मैंने सोच लिया कि मुझे अब फेमस होना है और इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास जल्दी फेमस होने का, समझिए आप? क्या मतलब है तेरा? तू अब रोज इन्हीं कपड़ों में बाहर जाएगी? नहीं माँ, इन कपड़ों में नहीं, इनसे भी अच्छे कपड़ों में। हाय राम, ये कौन सा भूत चढ़ गया है मेरी बेटी के माथे पर? इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब सोना अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी उसे एक बेकार तार पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, मैंने उस वीडियो में देखा था कि उर्फी ने तार से भी एक ऐसी ड्रेस बनाकर पहनी थी, तो क्यों ना मैं भी ऐसी एक ड्रेस पहनूं, मजा आ जाएगा ना। पार्क में जाकर एक रील बनाऊंगी और फेमस हो जाऊंगी। इतना कहकर सोना उन तारों को अपने शरीर पर लपेट लेती है और ये देखकर उसकी माँ कहती है, हाय राम, ये क्या पहनाई अब तू? ये तार मैंने घर के लिए रखे थे क्योंकि रसोई की वायरिंग करवानी थी और उसके तार चेंज होंगे, पर इसे तूने लपेट लिया। अरे माँ, फिर से मुझे टोक रही हैं। ये मेरी नई ड्रेस है और अब मैं इसे पहनकर एक रील बनाने जा रही हूँ। देखना, मेरी ये ड्रेस देखकर सबको करंट लग जाएगा। बाकियों का तो पता नहीं, मुझे जरूर हार्ट अटैक का करंट लग रहा है। अरे माँ, अब ये बहाना बंद करो, मैं जा रही हूँ फेमस होने। इतना कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और उसे यूँ देखकर आस पड़ोस के लोग देखते ही रह जाते हैं। तभी रास्ते में सोना को दो लड़के मिलते हैं जो उसे देखकर कहते हैं, अरे भाई, इस लड़की को देख, क्या मस्त माल लग रही है, एकदम बिजली माफिक। हाँ यार, सही कह रहा है तू, इसके ये बिजली के तार देखकर लग रहा है कि करंट वाली होगी। ओ अरे मेरी बिजली 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 बिजली, करंट मारे बिजली 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 बिजली। सोना को लगता है कि दोनों लड़के उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देते हैं और सोना वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उन दोनों लड़कों को भगा देता है और फिर उसे देखकर सोना कहती है, थैंक्स यार, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अरे थैंक्स की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे एक बात बोलूं, तुम सच में आज बिजली लग रही हो। अब बस भी करो, मेरी तारीफ करना, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ। अब यूं ही दोनों कुछ देर चलते चलते बातें करते हैं, लेकिन अब दोनों हर दिन पार्क में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए थे। एक दिन मोहन सोना को अपने दिल की बात बताकर उससे शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर सोना कहती है, देखो मोहन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मुझे अपनाएंगी, क्योंकि उन्हें मेरे ये कपड़े नहीं पसंद और मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ और फेमस होने के लिए उर्फी जावेद को फॉलो करती हूँ। मुझे उसका जज्बा और ड्रेसिंग सेंस पसंद है। मैं तुम्हें ऐसे या कैसे भी कपड़े पहनने से मना नहीं कर रहा हूँ। अब बस हम दोनों एक ही काम कर सकते हैं, हम किसी को बताए बिना शादी कर लेते हैं। पर फिर तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? कुछ नहीं होगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मान जाएंगी वो। मोहन की बात मानकर सोना उससे शादी कर लेती है और अब वो अपने ससुराल में एक ऐसी साड़ी पहनकर जाती है जो कि पूरी तो ढकी थी, लेकिन उसमें ब्लाउज नहीं था। और जब मोहन के घर की डोरबेल बजती है तो गोमती दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर मोहन और सोना शादी के जोड़े में खड़े थे। ये देखकर गोमती कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मोहन तूने इस लड़की से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे सासू माँ, अगर आपको ये बता देती तो क्या आप हमारी शादी होने देती? नहीं ना, इसलिए नहीं बताया आपको। अब बस आप हमारा स्वागत करो, आपके बहू और बेटा घर आए हैं। मैं नहीं मानती तुझे अपनी बहू, और तूने ये क्या पहना हुआ है? अरे कम से कम शादी के दिन तो ढंग की साड़ी पहन लेती। माँ, आप हमें ये बताओ कि क्या आप हम दोनों को अपनाएंगी या नहीं? कभी नहीं। ठीक है, फिर आप अपने इस घर में अकेले रहो, हम जा रहे हैं यहाँ से। अपने एक लौते बेटे को गोमती जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मजबूरन उसे सोना को अपनाना ही पड़ता है। और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। सोना अपने ससुराल में भी वैसे ही कपड़े पहनती और एक दिन सोना कुतरे हुए फटे चिटे से कपड़े पहनकर आती है। ये देखकर गोमती कहती है, अरे बहू, ये क्या पहनाई? माँ जी, ये उर्फी की नई ड्रेस जैसी ड्रेस है, जिसे देखकर मैंने ये ड्रेस बनाई है। हे भगवान, मैं अब क्या करूं अपनी इस उर्फी की फैन बहू का? मेरा तो जीना हराम कर रखा है इसने। इतना कहकर जैसे ही गोमती अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों में सर लगने की वजह से उसका बहुत खून भी बहता है। ये देखकर सोना जल्दी से अपनी ड्रेस का एक फटा हुआ कपड़ा निकालकर गोमती के सर पर बांध देती है, जिससे खून रुक जाता है। और कुछ देर बाद डॉक्टर जब आते हैं तो वो गोमती को बताते हैं कि समय पर कपड़ा बांधने से उसके खून का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जान बच गई। ये सुनकर गोमती अपनी बहू से कहती है, आज तेरी इस फटी हुई ड्रेस ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना बहू, मैं तुझे बहुत ही उल्टा सीधा कहती रही। कोई बात नहीं माँ जी, गलती तो सबसे होती है। बहू, तुझे जैसे कपड़े पहनने हैं पहन, पर एक बात याद रख, ऐसा कुछ मत पहनियो जिससे हमारी इज्जत पर बात आए। सोना गोमती की बात मानकर उस दिन के बाद से उर्फी जैसे कपड़े तो पहनती, लेकिन वो जो थोड़े ठीक ठाक होते। पूनम की शादी को अभी महज 1 महीना ही हुआ था और वो अपनी सास की हरकतों को देखकर थोड़ी परेशान रहने लगी थी कि आखिर क्यों उसकी सास को हर बार मोहल्ले के लोग दुआ लेने के लिए ले जाया करते थे। एक रोज पड़ोस की कांता वहाँ आती है और चंपा से कहती है, चंपा, कहाँ है तू? तुझे याद नहीं? आज तुझे मेरे घर आना था। अरे कांता, बस आ ही रही थी, थोड़ा तैयार तो हो लूं, वरना तेरी बहू की मुँह दिखाई रह जाएगी अधूरी। पूनम ये सब सुन रही थी कि तभी वो सोचती है, मैं जब से यहाँ आई हूँ माँ जी को देख रही हूँ, सज धज कर घर से निकल जाती हैं और उनके माथे की ये बड़ी सी बिंदी तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लगती है। जब पापा जी हैं ही नहीं तो वो इतना सस्ती सवरती किसके लिए हैं? पूनम ये सोचकर काम में लग जाती है और कुछ समय बाद ही चंपा आती है और अपनी बहू पूनम से कहती है, बहू, आज मुँह दिखाई में 11,000 रुपए मिले हैं, चाय की जगह कॉफी बना ले। मुँह दिखाई में पैसे मिले हैं? हमारे यहाँ तो बहू को पैसे दे कर जाते हैं, मुझे भी मिले थे। बहू जल्दी पिला दे कॉफी, और जगह भी जाना है नेक लेने। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। कुछ समय बाद पूनम अपनी सास चंपा के लिए कॉफी बना कर लाती है और कॉफी देते हुए अपनी सास से पूछती है, माँ जी एक बात पूछूं? हमारे यहाँ तो मुँह दिखाई देते हैं ना कि लेते हैं, आपके यहाँ पैसे लेने का कोई रिवाज है क्या? हाँ रिवाज है बहू, कभी फुर्सत में बताऊंगी, अभी जाने दे। कॉफी पीकर चंपा तो चली जाती है, लेकिन पूनम को हैरानी इस बात की थी कि भला ये कैसा रिवाज है। एक रोज चंपा के घर कांता, जो कि उसकी पड़ोसन थी, वो अपनी नातिन को लेकर आती है, जिसे चंपा अपनी गोद में लेकर कहती है, हाय हाय, लल्ला तो बड़ा प्यारा हुआ है, ला दे 1100 रुपए। हाँ हाँ दूंगी, और जरूर दूंगी। काफी समय बाद तो मेरी बेटी की सूनी गोद भरी है। बस अब इसे दुआ दे कि ये खुश रहे चंपा।
तेरा लल्ला हमेशा खुश रहेगा। भगवान ने चाहा तो तेरी बेटी की फिर से एक बार गोद भरेगी। चंपा, तेरे मुंह में तो घी शक्कर, तूने तो दिल की बात कह दी। हाँ हाँ, हमारा तो काम ही है दुआ देना। ये सुनकर पूनम सोचती है। न जाने माँ जी ऐसी बातें क्यों ही करती हैं। मुझे तो कुछ अलग ही लगता है इनकी बातें सुनकर। कहीं माँ जी नहीं, ना जाने मैं भी क्या क्या सोच लेती हूँ। एक रोज चंपा के घर किन्नरों का समूह आता है और जब चंपा उन्हें देखती है तो अपनी बहू से कहती है, बहू, ये लोग जब तक चले न जाए तू बाहर मत आना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। तभी पूनम उन किन्नरों की बातें सुनती है। अरे अपनी बहू को दिखा देती चंपा, बेटे की शादी क्या की, तू तो आती ही नहीं। जल्द ही काम पर आऊंगी। बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, तेरी कमी है बस। ठीक है, थोड़े समय बाद आऊंगी। और बहू अभी काम करने में लगी है, और कभी मुंह दिखाई करना। ये सुनकर पूनम फिर सोच में पड़ जाती है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ जी और किन्नर का कोई कनेक्शन है। क्या करूँ? जो भी हो, मुझे जानना तो होगा ही। पूनम को बेचैनी सी होने लगती है। एक रोज पूनम अपने पति के साथ पड़ोस की शादी में शामिल होती है और जैसे ही दूल्हे की एंट्री होती है वैसे ही वहाँ चंपा ताली बजाते हुए लड़के को कहती है, बधाई हो दूल्हे राजा, अभी पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे चिकने। ये देखकर पूनम चौंक जाती है कि उसकी सास किन्नर है और ये देखकर अपने पति रोहित को वो कहती है, ये माँ जी को क्या हो गया है? ऐसे तो किन्नर लोग करते हैं ना। हाँ तो माँ भी तो किन्नर है, उनको अपना काम करने दो, तब तक ना हम कुछ खाते हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस किन्नर की औलाद हो? यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जो पूछना है ना और जो कहना है घर जाकर बात करना, ठीक है? मुझे तुम्हारा यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए। तभी पूनम अपनी सास को देखती है और वो अब की बार तो तालियां बजा बजा कर नाच भी रही थी और लड़के को कहती है, ये चिकने, मैं 5,000 में नहीं मानेगी, मेरे को तो 21,000 लगेगा, वरना अंदर आने की सोचना भी नहीं। ये सब देखकर पूनम घर आ जाती है और अपनी सास और पति के आने का इंतजार करती है। तभी चंपा और रोहित आते हैं और अपनी सास को देखकर पूनम कहती है, मुझे लगा ही था एक पल को कि आप किन्नर हैं, लेकिन आज आपने दिखा ही दिया अपना असली रूप। मुझे ये बताओ, आपने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? बेटा, रोहित तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरे बारे में पता चले, तो तुम रोहित से सारे रिश्ते तोड़ दो। कहीं आपकी तरह रोहित भी तो वो? खबरदार, जो तूने मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो। सच्चाई सामने आ गई तो अब तो मुझे मारोगे पीटोगे ही ना। पूनम, तुम माँ को गलत मत समझो, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे ना सड़क से उठाया था जब मेरी माँ की मौत हो गई थी और उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। क्यों नहीं, अब नई नई कहानियाँ तो निकल कर ही आएंगी। तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो ये सच क्यों छुपाया रोहित? बोला ना कि वो डरती थी कि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। बस इसे इतनी बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी सास एक किन्नर है, तुम्हें ये बात छोटी सी लगती है? मैंने अपना घर परिवार तुम्हारे लिए छोड़ा और लोगों को पता लगेगा कि मेरी सास एक किन्नर है तो क्या कहेंगे वो मुझे? किन्नर होना क्या पाप है? तुम उन लोगों की बात कर रही हो जो अपनी किस्मत में कुछ अच्छा होने के लिए हर खुशी में सबसे पहले किन्नर को नेक देकर उनसे दुआ करने के लिए कहते हैं। उससे तुम्हें शर्म महसूस हो रही है क्योंकि वो तुम्हारी सास है? हो रही है मुझे शर्मिंदगी महसूस, और इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। अगर ऐसा है ना तो जा सकती हो। बेटा, मैं चली जाती हूँ, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? माँ, अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो पूनम है, जिसे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ हाँ, जा रही हूँ, तुम रहो अपनी माँ के साथ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहू, तू जाएगी तो जाएगी कहाँ? कहीं भी जाऊँ, आप तो मुझसे दूर ही रहो, छुओ भी मत मुझे। ये बोलकर पूनम आधी रात को घर से निकल जाती है, लेकिन चंपा को चिंता होती है कि इतनी रात को पूनम जाएगी तो जाएगी कहाँ। तभी रास्ते में पूनम को दो औरतें मिलती हैं जो पूनम से कहती है, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही हो? चलो, पास में आश्रम है, वहाँ रात गुजार लेना और सुबह चली जाना। मुझे जाने दो, मैं आप लोगों को नहीं जानती। मुझ पर विश्वास रखो बेटी, आओ चलो हमारे साथ। ये सुनकर पूनम उन औरतों के साथ आश्रम चली जाती है जहाँ पर अपने घर से निकाली गई विधवा औरतें रहा करती थी। तभी पूनम को वो औरतें बताती हैं कि वो पूनम को चंपा के कहने पर आश्रम लाई थी। बेटी, पता है ये आश्रम चंपा जी का है, जो रोड पर रह रहे असहाय वृद्ध लोगों, औरतों और बच्चों को यहाँ रखकर उनका खर्चा उठाती हैं। चंपा, वो किन्नर? किन्नर तो दुनिया के लिए है, हमारे लिए तो हमारी माँ से भी बढ़कर है। यहाँ जितने भी लोग हैं
उनकी देखरेख चंपा ही करती है। हाँ, तभी तो उन्हें लोग इतना प्यार देते हैं सब। हाँ, आज उसकी वजह से यहाँ रह रहे लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनकर पूनम को बहुत बुरा लगता है कि उसने जो भी अपनी सास को बोला वो कितना गलत था, क्योंकि जो गरीब बेसहारा लोगों के लिए चंपा कर रही थी वो भगवान का कोई फरिश्ता ही कर सकता था, और किन्नर तो भगवान के फरिश्ते ही होते हैं। इसी के साथ अगली सुबह ही पूनम अपने घर जाती है और घर पर चंपा पूनम को देखकर कहती है, आजा बहू, मैं अभी बाहर ही जा रही थी, तू घर की देखरेख कर, मैं शाम में आती हूँ। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। बोल बच्चा, क्या बात है? मैं जानती हूँ, तुझे उन लोगों ने सब बता दिया होगा। मुझे उन दोनों ने सब बता दिया। आप इतनी अच्छी हो, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ करना। तू तो मेरी बेटी है पगली, और बेटियां माँ से माफी नहीं मांगती, गले लगती हैं। माँ जी, आप भी ना। सच में माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। इस तरह पूनम को समझ आ जाता है कि उसने अपनी सास को समझने में भूल कर दी। किन्नर होना कोई पाप तो नहीं है, वो तो भगवान का दिया हुआ किरदार है जो लोगों की मदद करने के साथ उनको अपनी दुआओं में शामिल करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।